ये ऐसा कहता है किसी राजभाषा में या हिंदी में या अंग्रेजी में, ये सारी राजभाषाएं हैं, तो शॉर्ट में लिखिए ये राज्य विधानमंडल के संबंध में है कि उसकी भाषाओं के बारे में। इसमें फिर आगे वही लिखा गया है कि अगर कोई सदस्य वो नहीं कर सकता है क्या, मतलब कोई अब हिंदी अंग्रेजी या राजभाषा भी नहीं बोल सकता है तो अपनी मातृभाषा में वो बात कर सकता है। माना कोई ऐसा व्यक्ति चयनित करके निर्वाचित होकर के गया है उत्तराखंड की विधानसभा में, जिसको जो है हिंदी भी नहीं आती है, अंग्रेजी भी नहीं आती है और कोई राजभाषा अन्य नहीं आती है, तो जो है अध्यक्ष जो होगा, विधानसभा अध्यक्ष या फिर जो समय पर अध्यक्षता कर रहे होंगे, वो जो है उसको इजाजत दे सकते हैं कि आप जो है गढ़वाली में बोलिए या कुमाऊनी में बोलिए, जौनसारी में बोलिए, जो भी आपके जो है उस हिसाब से जो है काम चल सकता है। ठीक है, तो ये जो है उसमें दिया गया है। तो 210, तो ये है भाग 5 का और ये है भाग 6 का। अगला आता है आपका भाग 17, और भाग 17 का तो नाम ही है आपका क्या, राजभाषा। ठीक है, इसका जो शीर्षक है वही राजभाषा है, भाग 17। तो भाग 17 में 343 से 351 तक किया गया है। तो लिखिए आप भाग 17। अब भाग 17 के उपबंध आपने तैयार करने हैं फटाफट। भाग 17 जो कि राजभाषा के ही है। सबसे पहला आता है आपका अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 लिखिए, इसमें संघ की भाषा राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। अब ये इतना घिस चुका है ये वाला सवाल कि अब ये नहीं आता है 343 वाला। संघ की भाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी है। आगे इसमें प्रावधान एक छोटा सा ये है, ये जो अंक है, अंकों का स्वरूप, अंकों का स्वरूप क्या है, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय वाला, अंतरराष्ट्रीय, या अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जो है स्वीकार किया जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। संघ की भाषा जो है हिंदी या राजभाषा, और वो क्या है आपकी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, और इसके अलावा ये सब। इसी में जो है अनुच्छेद में वही वाला संकेत है 15 वर्ष वाला, जो बात है कि ये वाला जो है इसमें एक के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो उपबंध है 15 अगस्त के बाद जो है, ये 26 जनवरी 1965 के बाद ये जो है आपका लगेगा। ठीक है, कि 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग साथ में चलता रहेगा, ऐसा जो है इसमें उपबंध किया गया है 343 में ही। अगला लिखिए आप 344। 344 इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, या संविधान आरंभ के 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान शुरू होने के 5 साल बाद यानी 1955, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद क्या करेगा, आयोग गठित करेगा जो हिंदी भाषा के विस्तार पर सुझाव देगा। जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा 344 में। तो यानी कि राजभाषा आयोग के गठन की बात जो है इन्होंने यहां पे की है। कि कहां कहां
मतलब आगे की कहा कैसे कैसे हिंदी का विकास आगे बढ़ाया जाए, जो आपकी जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, वहां कैसे हम हिंदी को जैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वहां कैसे कैसे हिंदी को विस्तार दिया जा सकता है, ये सारे के सुझाव देना, उसको बढ़ाना, ये सब काम करना है। ठीक है। और कि इसके अलावा जैसे जैसे अहिंदी भाषी राज्य जो हैं उनकी भाषा को क्षति पहुंचाते हुए, माने क्षति न पहुंचाते हुए, सॉरी, क्षति न पहुंचाते हुए अहिंदी भाषी राज्यों की जो अपनी भाषा है उनको क्षति न पहुंचाते हुए हिंदी का आपको विस्तार करना है। ऐसे करना है कि तेलुगु भाषा का भी जो है पूरा का पूरा वैसे ही वो बनी रहे, उसका कोई क्षति ना हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही साथ क्या किया जाए, हिंदी का जो है विस्तार वहां किया जाए। ठीक है। तो प्रावधान तो कर दिया गया था, लेकिन बहुत जो है पॉलिटिकल हो चुका था मामला। ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे किस चीज के, कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने के। ठीक है। लेकिन इतना पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, इतना ज्यादा विरोध हुआ कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों को बांटना पड़ा। इसी वजह से आपको खास करके दक्षिण भारत में आप देखते होंगे कि एक राज्य की अपनी एक भाषा, जैसे तमिलनाडु, अब नाम ही देखिए तमिलनाडु, तमिल भाषा के नाम के आधार पर पड़ा हुआ है। कर्नाटका की अपनी एक भाषा है कन्नड़। ठीक है। मलयालम भाषा है केरल की। तो एक भाषा एक राज्य की, यानी कि वो इसका मतलब क्या है, वो सारे के सारे राज्य भाषा के आधार पर विभाजित हैं, और ये बहुत पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ। हालांकि जो है उस समय की सरकार या जो नेहरू ज्यादातर थे, उन्होंने जो है वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि आप भाषा के आधार पर जो है राज्य को बांटे। उनकी सोच थी कि अगर आप भाषा के आधार पर राज्य को बांटेंगे तो उससे क्या होगा, एक वैमनस्य की स्थिति आएगी कि भाषाई इस तरह का जो संघर्ष है बहुत झेलते हैं, बहुत समस्या है। आप लोग देखते होंगे कर्नाटक से बहुत सारी खबरें आती हैं कि ऑटो रिक्शा वाला, अब वो वहां घूमने गया है, मतलब मेरी लॉजिक समझ में नहीं आता। वैसे होना ये चाहिए कि जो वहां रहता है, परमानेंटली रहता है, उसको चलिए कन्नड़ आपको बोलनी चाहिए, लेकिन कन्नड़ आप जबरदस्ती करके नहीं सिखा सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हिंदी या कोई भी भाषा आप किसी को जबरदस्ती करके नहीं सिखा सकते हैं, वो उसके व्यवहार में धीरे धीरे आएगी। माना कोई 2 दिन बैंगलोर गया हुआ है अपने काम से, और वो उसमें बैठा, गाड़ी में बैठा, और उसको कहीं जाना है, और वो उससे कन्नड़ में कैसे बात करेगा, उसको 6 महीने पहले कन्नड़ सीखनी पड़ेगी, तब वो 2 दिन के लिए बैंगलोर जाएगा। इस तरह के जो है चीजें बहुत सारी आपने देखे होंगे वीडियोस। ठीक है। तो वो जो है बहुत एग्रेसिव हो चुका है वो सारा आंदोलन। हर कोई अपनी भाषा का विस्तार चाहता है, और होना भी चाहिए। या हम चाहेंगे कि भाई उत्तराखंड में जो लोग बोले गढ़वाली का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, या कम से कम हिंदी का तो हो, है ना, ऐसा हम लोग चाहेंगे। लेकिन उसके लिए इतना आक्रामक होना जो है, ये अपने आप में खतरनाक स्थिति होती है। तो इस चीज से भी डील करने के लिए सोच तो ये थी कि भाषा के आधार पर ना बांटा जाए, लेकिन बांटना ही पड़ा, अंत में जो है कोई विकल्प नहीं था। तो 344 तो ये है आपका अनुच्छेद। अगला लिखिए 345। ठीक है। राजभाषा आयोग के गठन की बात कहां करता है वो 344 में। ठीक है। तो थोड़ा सा एक हेडिंग के रूप में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी, और संसद की भाषा 120, विधानमंडल की भाषा 210, 343 में संघ की राजभाषा हिंदी। ठीक है। लिपि देवनागरी, अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप, और 15 साल तक अंग्रेजी भी चलेगी। 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात। 345 में अगला लिखिए 345, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, ये विधानमंडल की बात कर रहा है लेकिन है ये राजभाषा का ही वो, कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली या अन्य भाषा को शासकीय प्रयोजन के लिए, किसी भाषा को शासकीय प्रयोजन के लिए, शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकता है, या शासकीय प्रयोजन प्रयोग कर सकता है। आप समझ रहे हैं कि 345 क्या कहता है, ये विधानमंडलों को छूट है कि आप चाहें तो जो आपके यहाँ भाषा बोली जाती है, हालांकि जो प्रावधान है वो ये होना चाहिए कि जो 22 राजभाषाएं स्वीकार की गई है वही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मतलब जैसे माना कर लिया किसी ने कुमाऊनी को लगा दिया, जैसे पुष्कर सिंह धामी जी हैं वर्तमान में कुमाऊं से आते हैं, उनका मन करे कुमाऊं का विस्तार होना चाहिए, उन्होंने कुमाऊं में शासकीय पत्र जारी करने शुरू कर दी कुमाऊनी में, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। या फिर किसी ने जैसे अपने उससे करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं।
राजभाषा जो 22 राजभाषाएं स्वीकृत हैं वही। तो जैसे इसका प्रयोग हम देख सकते हैं, इसका उदाहरण उत्तराखंड से ही लिया जा सकता है कि उत्तराखंड की जो पहली फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है या पहली जो है वो तो हिंदी है, हिंदी ही हो भी सकती है। सेकंड उन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत को बना दिया। तो ये उनके पास छूट है, संस्कृत जो है उसमें स्वीकृत है तो उन्होंने जो है सेकंड उसको बना लिया। तो राजपत्र जो है, जो शासकीय आदेश है वो संस्कृत में भी आपके पास आ सकता है, ठीक है, आता नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि प्रावधान विधानमंडल ने क्या किया है, विधि द्वारा, ठीक है। तो वो जो है एक जो है उदाहरण है उसका 345, ठीक है। और अगर कोई विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाए, किसी भी राजभाषा को स्वीकार न कर पाए, तो फिर अंग्रेजी उसके पास विकल्प है ही, ठीक है। हालांकि अंग्रेजी शायद बहुत कम राज्यों में चलता होगा कि जहां अंग्रेजी में कार्यक्रम चले, कुछ होंगे ऐसे राज्य, हो सकते हैं, हाँ नागालैंड हो सकता है, नागालैंड हो सकता है, हाँ कुछ इस तरह के राज्य हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होंगे जो अंग्रेजी को लेते हो। अंग्रेजी में भी चलता होगा, कोई अंग्रेजी में बोलना चाहे तो वैसे, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में वो अंग्रेजी को ले, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। ज्यादातर राज्यों में तो अपनी ही कोई राजभाषा है। 345 हो चुका है, 346 लिखिए। ये आपसी पत्राचार की बात करता है। 346 राज्य एवं संघ या राज्य एवं संघ या राज्य एवं संघ या दो राज्यों के बीच परस्पर, राज्य एवं संघ या दो राज्यों के बीच परस्पर पत्राचार की भाषा संघ द्वारा निर्धारित राजभाषा होगी। पत्राचार की भाषा संघ द्वारा निर्धारित राजभाषा होगी। ठीक है, तो यानी कि संघ के द्वारा निर्धारित राजभाषा यानी कि 22 वही के वही, घुमा फिरा करके वही है, बस केवल यह है कि पत्राचार की भाषा आपस में क्या होगी, कि आपस में अगर आप पत्र भेजना चाहें एक सरकार दूसरी को, तो ये पत्राचार की भाषा कोई राजभाषा ही होनी चाहिए, ये प्रावधान इसमें किया गया है। अब भारतीय संविधान ने इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा संविधान बन गया, ये अंडरस्टूड बात थी। इसको किसी के अंदर रखा, अब इसके अंदर जो है एक और प्रावधान, इसके अंदर ए बी भी आता है कई बार, है ना। तो मतलब किसी वकील से आप पूछेंगे कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो ये भी निर्धारित नहीं है कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, क्योंकि इतने संविधान संशोधन हुए कि बहुत सारे अनुच्छेद वो नल कर दिया गया। जैसे माना के लिए कह रहा हूं मैं, जैसे माना कोई अनुच्छेद था 44, अब 45 एक आर्टिकल था और सीधा 46 था। अब संविधान संशोधन ऐसा किया कि 45 हटा दिया, तो फिर उसकी जगह पर ऐसा नहीं होगा कि अब 46 45 हो गया, 45 कट ही है, ठीक है। अब इसके अंदर एक आ गया, इसके अंदर ए और कर दिया, इसके किसी के दो तीन तीन हिस्से हैं, तो इस वजह से कोई वकील एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने जो है इसमें अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिबेट होती है कि कितने अनुच्छेद इसमें, ऐसा जो है संविधान हो चुका है। तो पत्राचार की भाषा क्या होगी, 346। 347 करिए। 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति
इस संबंध में निर्देश दे सकेगा। राष्ट्रपति इस संबंध में निर्देश दे सकेगा। ठीक है। 347 ये कहता है कि माना किसी राज्य की बड़ी इच्छा है और वो बड़ी लोकप्रिय मांग, हालांकि लोकप्रिय मांग बोल दिया गया है, लोकप्रिय मांग का पैमाना क्या होता है ये क्या समझा जाए इसको। अब मतलब सड़कों पे उतर जाए लोग तो उसको लोकप्रिय माना जाए या ना माना जाए। अब माना जैसे उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ में माना 10,000 लोग अगर सड़क पर उतर जाते हैं किसी मांग को लेकर के, माना राजभाषा से संबंधित थी किसी मांग को लेकर के, ठीक है, तो क्या उसे लोकप्रिय मांग माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। 1 करोड़ की पूरी जनसंख्या है, 10,000 लोग सड़क पे उतरे हैं, 10,000 लोग सड़क पे उतरते हैं तो बहुत बड़ी संख्या बनती है, लेकिन तब भी क्या उसे लोकप्रिय माना जाए या नहीं माना जाए। तो ये जो पैमाना लोकप्रिय शब्द है ये थोड़ा सा अलग मतलब डिबेट खड़ी करता है, लेकिन तब भी थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है कि किसी भाषा के किसी हिस्से को एक खास प्रयोजन के लिए जो है यहाँ यूज किया जा सकता है। जैसे माना किसी ने ऐसा किया है कि भाई हमें क्या करना है, अपने सांस्कृतिक जो कार्यक्रम करने हैं सरकार की तरफ से, और लोकप्रिय मांग ये है कि उसके जो पत्राचार ये सारी चीजें निकले वो मतलब लोक भाषा में निकले, फॉर एग्जाम्पल कुमाऊनी में निकले, ठीक है, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति का निर्देश और इस तरह की चीजें की जा सकती है। यानी कि किसी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता देने संबंधी क्या है 347 है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि वो जब राजभाषा बनाना हो तो वो काम जो है संसद का होगा, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे कामों के लिए कि उसके लिए तो उसमें जो है राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है, छोटी मोटी चीज है वो हो सकता है 347। अगला लिखिए आप 348 और 348 कहता है जुडिशरी की भाषा के बारे में, न्याय प्रणाली की भाषा के बारे में। 348 न्यायालय की भाषा। और न्यायालय की भाषा संबंध में सीधा सीधा निर्देश है कि अंग्रेजी में चलाना है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात ज्यादातर करते हैं कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियां किसमें होंगी, अंग्रेजी में होंगी। तो आप जो है शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं कि न्यायालय की भाषा अंग्रेजी में। न्यायालय की जो भाषा होगी वो होगी आपकी इंग्लिश। तो जैसे कुछ चीजें आती हैं वो केवल इंग्लिश में ही आती हैं। देखिए आप जो है मतलब दलील गवाहियां ये सब तो उसमें आ सकती हैं, जैसे अगर कोई वकील चाहे कि वो हिंदी में जो है करना चाहे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर ट्रेंड यही है कि वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील जो है बहुत खतरनाक आदमी चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना। मतलब मेरे विचार से तो सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होता होगा उसकी जो हैसियत है वो किसी मिनिस्टर से कम नहीं है, खास करके जो बड़े वकील। अब खैर सुप्रीम कोर्ट का वकील अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन किसी जैसे राज्यसभा सांसद हो गया, कोई मिनिस्टर हो गया, है ना, उनसे भी बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर जब जुडिशरी में आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मिनिस्ट्री को बोल दिया अब मंत्री जी को हाजिर होना है, और वकालत दलील कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील देगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं वो बहुत मतलब पावर उनके पास बहुत अच्छी खासी होती है, अनऑफिशियल टाइप की होती है लेकिन होती है, ठीक है, तो वो जो है शक्ति उनको देता है। लेकिन जो 348 कहता है जैसे अगर संसद के बारे में कुछ वो करेगा, जो जितने भी न्यायालय के फैसले आते हैं खासकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, वो सब इसमें आता है, अंग्रेजी में दिया जाएगा, वो सब जो है इंग्लिश जो है उसकी भाषा होती है। ठीक, दलील गवाहियां तो चल जाती है हिंदी में, वो कोई समस्या नहीं है। 349 लिखिए। 349 तो न्यायालय के बारे में कुछ भी है, इसमें 3-4 प्रावधान है, ये लंबा है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें जो है आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि 349, वो जो 348 है वो केवल न्यायालय की भाषा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 349 इसमें लिखिए, संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक, इस संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या प्रस्ताव, कोई विधेयक या संशोधन, कोई विधेयक संशोधन लाना चाहे तो कोई विधेयक वो लाना चाहे, संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश के आधार पर, और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश के आधार पर, सिफारिश के आधार पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा। ये आयोग की सिफारिश के आधार पर ही अपनी मंजूरी, आधार पर ही मंजूरी देगा। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि जो राजभाषा के संबंध में उपबंध संसद को करना है, कि संसद अगर राजभाषा के बारे में कोई संशोधन लाना चाहे, जैसे जब मैथिली को उसके बारे में संसद ने सोचा होगा कि इसको भाषा का दर्जा दिया जाए, तो उस समय पहले क्या किया गया होगा, पहले मंजूरी ली जाती है राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति पहले ऐसे ही नहीं दे देगा कि चलो ठीक है कर दे, सीधा पहले क्या होगा, राजभाषा आयोग जो गठित किया गया है, तो पहले राजभाषा आयोग से सिफारिशें ली जाएगी, उसके आधार पर रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति फिर उस पर सोचेगा कि ये करना है या नहीं करना है। अगर रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिल्कुल नहीं करना है तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट पर भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक, तो रिपोर्ट के आधार पर जो है राष्ट्रपति मंजूरी देंगे, और तब जाकर के संसद में जो है वो सारी प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा वाली तब जाकर के होती, तो पहले पूर्व अनुमति ली जाती है। ठीक है, ज्यादातर वैसे कुछ जो प्रावधान होते हैं आप लोग जानते हैं कि पहले लोकसभा या राज्यसभा में कहीं लेकर के आ गए, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए चला गया। राजभाषा के बारे में पहले यह है कि पहले आप राष्ट्रपति की अनुमति लेंगे, ठीक है, सिफारिश होगी वहां से, फिर राष्ट्रपति मंजूरी देगा, तब जाकर के वो सदन जो है वहां पे जो है सदन में वो प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा। 349 ये कहता है। अगला लिखिए आप 350। ठीक है, अब ये भाषाई अल्पसंख्यकों का जो है हितों की रक्षा करता है। 350 इसमें लिखिए, इस अनुच्छेद के आधार पर, इस अनुच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग, जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित विषयों पर, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा, रक्षा के उपाय करेगा। साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों, अभी अल्पसंख्यक यानी कि भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में, साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा निश्चित की जाएगी। साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की पर्याप्त सुविधा जो है दी जाएगी, यानी कि मातृभाषा में उनकी शिक्षा हो, प्राथमिक बच्चों की जो भाषाई स्तर पर अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी भाषा, उनकी प्राथमिक शिक्षा उन्हीं की मातृभाषा में करवाई जाए, ऐसा जो है ये इस अधिकारी का काम होगा कि ये ऐसा सुनिश्चित करे। ठीक है, तो ये भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक जो लोग हैं, यानी कि जो कम, बहुत कम ऐसी कुछ भाषाएं होती हैं जो बहुत कम लोग बोलते हैं, अब उसकी रक्षा कैसे की जाएगी, तो 350 ये कहता है कि उस भाषा की रक्षा जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करेगा, और वो वहां जो है रक्षा के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उस क्षेत्र में वो सब करेगा। जैसे माना अंडमान निकोबार एक रीजन हो सकता है, बहुत कम जनसंख्या है, ठीक है, कोई ट्राइब है, उन्हीं की वो भाषा है, तो उनका जो है कैसे वो किया जाएगा, तो उस अधिकारी का काम होगा। 350 आर्टिकल उन भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करता है। अगला लिखिए अंतिम 351।
351 में ये कहा गया, ये हिंदी के बारे में स्पेशल है। 351 संघ का यह कर्तव्य होगा, कर्तव्य शब्द लिखा गया है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, हिंदी का प्रसार करे, उसका विकास करे। ठीक है, ये हिंदी के बारे में स्पेशल है, ऐसा नहीं कि राजभाषा, हिंदी का, हिंदी का जो है विकास करना है, उसका प्रसार करना है, ताकि ताकि हिंदी भारत की, ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति, ताकि हिंदी भारत की सामासिक संस्कृति के, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति कर सके, सभी तत्वों की अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है, तो ये है भाई 351। तो सारे के सारे आर्टिकल किस तरह से गए हैं, ये देखिए यहाँ से 120 संसद की भाषा, ठीक है, 210 विधानमंडलों की भाषा, संघ की भाषा और लिपि, 344 राजभाषा आयोग का गठन, 345 भाषा को शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग कोई भी राज्य कर सकता है, विधानमंडल कर सकता है, 346 पत्राचार की भाषा संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच क्या होगी, 347 का कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति का जो है, हाँ, जनता अगर लोकप्रिय मांग करे तो किसी एक विशेष मतलब प्रयोजन के लिए किसी जो है किसी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है उसमें। ठीक है, राष्ट्रपति उसमें मंजूरी देगा। 348 न्यायालयों की भाषा, 349 है, हाँ, ये 349 यानी कि संसद में अगर राजभाषा संबंधित संशोधन करना है तो क्या करना है। 350 अल्पसंख्यक वर्ग, भाषाई अल्पसंख्यक का हित, 351 हिंदी का प्रचार प्रसार करने का। ठीक है, तो कभी कभी एकदम किताब उसी लैंग्वेज में नहीं आता जिस लैंग्वेज में आपने लिखा। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसके अनुसार पूरा वाक्य लिखा हुआ है, सीधा सीधा ऐसा लिख सकता है वो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करने का प्रावधान करता है या किसमें ऐसा प्रावधान है, तो सीधा सीधा आपको मोटे तौर पर पता होना चाहिए। तो आपको एसेंस समझनी है कि ये किसके बारे में कौन सा वाला है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो बाकी का टॉपिक हम कल करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।